Audio Jungle। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की अविलंबित पूर्ति के लिए सतत प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर रेमडेसिविर की चौथी खेप इंदौर से वितरित की जा रही है। राज्य शासन के वायुयान और हेलीकॉप्टर के बीच भारतीय वायुसेना का विमान भी दिखाई दे रहा है। संजीवनी लाने वायुसेना के विमान पर प्राणवायु का टैंकर भेजा जा रहा है। भारतीय वायुसेना का ये विमान इंदौर से ऑक्सीजन का खाली टैंकर लेकर गुजरात के जामनगर जा रहा है, जिससे ट्रैवलिंग टाइम में बचत होगी। केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समन्वय से ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। Audio Jungle। शहर इंदौर में नए मेहमान ने दस्तक दी है। यहां शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में एक ब्लैक टाइगर और एक व्हाइट मादा टाइगर को लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार शहर को कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में तीनों वेरिएंट के टाइगर मौजूद हैं, जो कि पूरे देश में दूसरा ऐसा शहर है जहां टाइगर के ये तीनों वेरिएंट एक साथ मौजूद हैं। बता दें, इससे यहां आने वाले दर्शकों को भी तीनों वेरिएंट टाइगर का दीदार होगा, जिससे यहां आने वाले दर्शकों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर कानून जो है और दूसरा वाइट टाइगर है रजनी नाम की है। और उसके अलावा जो बुलेट टाइगर के पेड़ है वो सिल्वर विजन के पेड़ है। उसके अलावा ये क्यों रखे जमीन दीपक समझाना वहाँ पे। नया मेहमान आया सर, काफ़ी लंबे समय प्रोग्राम जी बिल्कुल, जो नया मेहमान आया वो काफ़ी यूनिक है अपने आप में, जिसको हम लोग ब्लैक टाइगर या मेलानिस्टिक टाइगर बोलते हैं। और दूसरी खूबी ये कि हिंदुस्तान के सिर्फ नंदनकानन जू और इंदौर जू में देखने को मिलेगा। इसको हम लोग ब्लैक टाइगर भी बोलते हैं, मेलानिस्टिक टाइगर भी बोलते हैं। और तीसरी खूबी हमारे जू की अब ये हो गई है कि हमारे पास टाइगर के तीनों कलर वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें नॉर्मल कलर जो ऑरेंज कलर का टाइगर होता है वो, दूसरा वाइट टाइगर और तीसरा ब्लैक टाइगर। तो ये हिंदुस्तान का एक ऐसा जू है नंदनकानन के बाद जहाँ पर इस तरह के तीनों कलर वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। और हम लोग बड़ी अच्छी केयर करेंगे इसकी और निश्चित रूप से आगे भी ब्रीड कराएंगे ताकि आने वाली जनरेशन बढ़े। सर, आज कितने मेहमान नए आए हैं? ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम लोग लाए, जिसमें 2 टाइगर है, 2 गोल्डन फिजेंट है, 2 सिल्वर फिजेंट है और 3 घड़ियाल है जो ब्लड लाइन एक्सचेंज के तहत लेके आए। तो इस तरह के जो हम लोगों ने यहाँ से एक पेयर लायन का, एक पेयर वुल्फ का और एक पेयर फॉक्स का और 3 घड़ियाल दिए, तो उसके एक्सचेंज में सब मिला है। सर, इसमें नर है? एक जो ब्लैक टाइगर है ये नर है, जिसकी उम्र 4 साल है, और जो फीमेल है वाइट टाइग्रेस है और इसकी उम्र 8 साल है। Audio Jungle। अस्पतालों में आईसीयू बेड, एसटीयू बेड के लिए अभी भी मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश शासन द्वारा ऑक्सीजन के और जीवन रक्षक दवाइयों की पूर्ति के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में अभी भी गंभीर मरीजों को बेड समय पर उपलब्ध नहीं होने के चलते उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अभी भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि बीजेपी कार्यालय में प्रतिदिन जनप्रतिनिधि बैठक करेंगे ताकि मरीजों के परिजनों की समस्या सुनी जा सके। आज बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, बीजेपी सांसद शंकर लालवानी, नगर शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, राजेश सुनकर, ग्रामीण बीजेपी जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने पत्रकारों से बताया कि कल इंदौर के चौइथराम हॉस्पिटल का दौरा किया गया था, जिसमें ये पाया गया था कि 70% ऑक्सीजन खुद चौइथराम हॉस्पिटल जनरेट कर रहा है। इसी को देखते हुए इंदौर के दूसरे बड़े अस्पतालों को भी आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अस्पताल संचालकों की बैठक ली जाएगी, जिसमें बॉम्बे हॉस्पिटल, राष्ट्रीय हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल को ऑक्सीजन जनरेट करने की दिशा में चर्चा की जाएगी ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन के मरीजों को निजात मिल सके। इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का
छोटे समय के लिए प्लांट लगाने की भी चर्चा की गई है, जिसमें निःशुल्क ऑक्सीजन भरकर मरीजों को उपलब्ध कराई जा सके। वहीं लगातार अस्पतालों में परिजनों को होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के चलते भूखे प्यासे रहना पड़ रहा है। इसको लेकर भी नगर अध्यक्ष ने बताया, जनपद प्रतिनिधियों द्वारा ऐसे अस्पतालों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर दोनों वक्त का भोजन पानी उपलब्ध कराया जा सके। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया, ऑक्सीजन प्लांट में अभी भी परिजनों की लाइन लगी हुई है। उसको लेकर मंत्री ने कहा, मांग और पूर्ति में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर है। जल्दी इसका निराकरण किया जाएगा। वहीं राधा स्वामी सत्संग न्यास में कोविड-19 केयर सेंटर को लेकर कहा, 1.25 करोड़ के 3 प्लांट लगाए गए हैं जिनमें मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जिसकी इंदौर शहर के लिए कोरोना की चेन तोड़ना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रयासरत हैं। वहीं नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने अस्पतालों में भी अभी भी चल रही मारामारी को लेकर कहा कि 1-2 दिन में धीरे धीरे कुछ मरीजों को कोविड-19 सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा ताकि अस्पतालों से बेड गंभीर मरीजों के लिए खाली हो सकें। हम कोई भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। ये हमारी भाई और बहनों से ये विश्वास है सरकार का, और उसी प्रकार से मैं आपको रेमडेसिविर पूरे देश भर में शॉर्टेज है। ये कोई मध्य प्रदेश या इंदौर की बात नहीं। रेमडी ये नहीं, देखिए इस तरह मैंने जैसे कहा कि पहले ही आप लोगों को भी गंभीरता से बात करना पड़ेगा। सुनो, ये संकट काल में अगर आप लोग अगंभीर होके कहेंगे तो बात करेंगे आप लोगों को मतलब आतिक भाई देखो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, देखो सुनो, मेरा आतिक भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे समय हमें आपका साथ चाहिए। इस संकट में संगठन के मुखिया गौरव जी ने ऑक्सीजन की संबंध में विस्तृत जानकारी आपको दी। हमारे जिले के अध्यक्ष भी बैठे हैं, सांसद जी बैठे हैं। लाइन लग रही ऑक्सीजन प्लांट पे, लाइन लग रही ऑक्सीजन प्लांट पे, जितने भी शहर में ऑक्सीजन देने वाले 2 दिन में आप देखेंगे कि अस्पतालों में जो इस तरह के पेशेंट्स हैं वो हम लोग धीरे धीरे उनको वो कोविड केंद्रों पे शिफ्ट करेंगे। होम आइसोलेशन पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोर देने को कहा है, तो जल्दी ही आपको ये सारी सुविधाएं ठीक दिखेंगी। और ये जो आप जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि कहीं मेरा एक सीधा सा सवाल ये है, जो गंभीर सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, कर रहा है सबका। आपका कुछ संज्ञान में तो भरना है, उसका भर्ती कराएंगे। सुनो सुनो, कल 1700 मेरी बात सुनो, कल 1782 पॉजिटिव आए थे और 888 डिस्चार्ज हुए। अब ये जो मैंने बोला ना, अब ये जो जगह खाली हो रही है, देखिए मीडिया से भी एक आग्रह है, मीडिया से भी आग्रह है कि ये महामारी है और महामारी में हम सब सामूहिकता से हम सब लोगों को उसके प्रयास में, आप एक बात समझिएगा कि अगर हमारे यहाँ पे 1700 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 850 डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। ये बहुत हमको गंभीर मरीजों को आप जो कह रहे हैं आईसीयू एसडीयू बेड्स को लेकर, हमारे यहाँ जितने गंभीर मरीज हैं 105 हॉस्पिटल्स तक बढ़ा दिए गए हैं। आने वाले समय पे चाचा नेहरू एमवाई हॉस्पिटल, आपका सेवा कुंज हॉस्पिटल, ऐसा 1500 से लेकर 2000 का स्ट्रक्चर तैयार है। एक एक मरीज को सही इलाज मिले, इसके लिए स्ट्रक्चर बनेगा। जब तक कई लोग स्ट्रक्चर तैयार है, स्ट्रक्चर तैयार है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर तैयार है। मेरा नहीं दे पा रहे हैं। Audio Jungle. विधायक श्री जीतू पटवारी जी के मार्गदर्शन में रामनवमी के पावन पर्व पर कोविड परिवार के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था का संकल्प लिया गया। जिन परिवारों को घर जैसे शुद्ध सात्विक भोजन की आवश्यकता हो, वे परिवार निसंकोच हमारे द्वारा प्रदान किए गए नंबर पर 1 दिवस पूर्व फोन करें। यह व्यवस्था राऊ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 74, 76, 78, 79, 80, 81 एवं राऊ नगर पंचायत के लिए शुरू की है। समय को देखते हुए इसे पूरे इंदौर शहर के लिए भी बढ़ाया जाएगा। अभी प्रतिदिन 1000 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। से कोविड की महामारी अभी आई हुई है और उसको देखते हुए लक्ष्य संस्था और जीतू पटवारी जी ने यह तय किया कि जिन परिवारों में अभी ऐसी अवस्था चल रही है कि परिवार के सभी सदस्य बीमार पड़े हुए हैं और उनके पास में भोजन की व्यवस्था नहीं है, होटलें बंद हैं, तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हमारे लक्ष्य संस्था के नेतृत्व में हम लोगों ने एक काम शुरू किया है जिसमें कोविड पेशेंट्स जो हैं उनके परिवारों के सदस्य के लिए
प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग अलग पैकेट बनाकर उनके घरों पर पहुंचाया जाए, जिससे कि वो सभी लोग उस दुख की घड़ी में जो अस्पतालों के लिए जूझ रहे हैं, दूसरे संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम भोजन के लिए परेशान ना हो। तो लक्ष्य संस्था ने ये काम शुरू किया है। अभी रामनवमी के दिन जीतू पटवारी जी ने संकल्प लिया और हमने इसको अभी तक 1000 पैकेट हमारे यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि कोई भी परिवार राऊ विधानसभा के 8 वार्ड नगर पंचायत में जो परेशान हो, भोजन के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा हो, वो निसंकोच हमें हमारे दिए हुए नंबरों पर फ़ोन कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी की बात है कि लोगों की ओर से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और हम लोग अपनी सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये व्यवस्था क्या दोनों समय के लिए रहती है या एक समय के लिए होती है? अभी चूंकि ये दूसरा ही दिन है, इसलिए अभी हम लोगों ने इसे 1 वक्त का किया हुआ है। धीरे धीरे हम इसे 2 वक्त का भी करेंगे और इंदौर शहर के आसपास के भी जो क्षेत्र हैं, इंदौर में जो दूसरी जगह से भी हमें लगातार कॉल आ रहे हैं पूरे शहर से, उन लोगों के लिए भी हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। उसकी पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे हम इसको तुरंत बढ़ाएंगे। आपका? मैं डॉक्टर संजय कामले। जीतू पटवारी जी के द्वारा इसके बारे में बताइए। यह संस्था लक्ष्य जो सदैव एक सेवा का काम करती है, निस्वार्थ सेवा करती रही है। और इसके जो हमारे संयोजक संरक्षक है श्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में हम जो अभी कोविड परिवार है जो इतनी परेशानी में है, वो उसके लिए हमने हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड में घूमे और उनकी जानकारी लेकर कहाँ पे किसको ज़रूरत है ये व्यवस्था उसे भोजन देने की हमने उस कोविड परिवार में चालू करी है। और करीबन अभी 1000 पैकेट हमारे पास प्रतिदिन लंच के जा रहे हैं। कल से चालू हुआ हमारा एक अभियान और सतत हम जहाँ जहाँ हमको जानकारी मिलती जाती है, हमारे प्रत्येक वार्ड में कार्यकर्ता और रावनगर के भी कार्यकर्ता इसमें मिलकर एक अभियान में अपनी सम्मिलित होकर सहभागिता दे रहे हैं। और इसके लिए हम जीतू पटवारी की टीम की ओर से जो भी सहयोग जिसको भी हो, हम सदैव उसके लिए तत्पर है लक्ष्य संस्था की ओर से। ये क्या व्यवस्था पूरे इंदौर के लिए है? नहीं, ये अभी एक राव विधानसभा में हमारा एक जो कार्य क्षेत्र है राव विधानसभा का, वहाँ के लिए लक्ष्य संस्था ने ये चालू करा है। यदि भविष्य में और कुछ और ज़रूरत लगेगी तो हम सदैव उसके लिए भी तैयार हैं। फिलहाल रोज कितने लोगों का खाना बनता है? अभी करीबन 1000 लोगों का खाना यहाँ से बन रहा है और प्रत्येक वार्ड के कार्यकर्ता एक दिन पहले हमें बता देते हैं कि यहाँ पे मुझे इतनी ज़रूरत है, उस हिसाब से उनको उतने लंच पैकेट बनाकर डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं। आपका नाम? शैलेश जोशी। Audio Jungle. इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी के चलते एक और जहां अस्पतालों में कालाबाजारी अपने चरम पर पहुंच रही है, तो वहीं अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों को पीने के लिए पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए विधानसभा 1 के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सुपर स्पेशलिटी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी ओर से लोगों को चाय पानी बिस्किट की व्यवस्था की बात की। दरअसल कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के टेंट और पानी की व्यवस्था के लिए दौरा किया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट से पिछले 2 दिनों से इसकी मांग कर रहे हैं कि मरीजों के परिजनों को अस्पताल के बाहर चाय पानी और छाया की व्यवस्था करें, लेकिन अभी तक मंत्री तुलसी सिलावट ने अनदेखी कर रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस विधायक स्वयं आगे आए और पानी का टैंकर, चाय और टेंट की व्यवस्था की बात की। वहीं लगातार जीवन रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर भी कहा कि अधिकारियों द्वारा लगातार शहर के अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में कुछ लोगों द्वारा अभी भी महंगे दामों पर वैक्सीन मरीजों के परिजनों को बेची जा रही है। आपने यहाँ पे मरीजों के लिए जो पानी की और टेंट की जो व्यवस्थाएं करी है उसके बारे में आप? नहीं, मैंने कल 2 दिन से लगातार आदरणीय प्रभारी मंत्री जी हमारे तुलसी सिलावट जी से लगातार बोल रहा हूँ मैं कि सुपर स्पेशलिस्ट में बाहर जो हमारे मरीज के परिवार के लोग वो जो बाहर बैठे हुए ना, उनको पानी की व्यवस्था है ना खाने की व्यवस्था है, सर धूप में बैठे हुए, तो लगातार 2 दिन से उनको बोलने के बावजूद मैंने कल से उनको फ़ोन लगाया, 2 दिन हो गए, अभी तक व्यवस्था नहीं करी है। तो हम हमारी ओर से हमारे सब संस्थाओं की ओर से मैं यहाँ टेंट लगवाने की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो पानी की व्यवस्था कर रहा हूँ और चाय की व्यवस्था करा रहे हैं। ऐसे कुछ संस्था के लोग हैं चाय यहाँ बांट रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि यहाँ मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, आप लगातार घोषणा कर रहे हैं कि इंदौर में आपका सपनों का शहर, अभी तक एमबाई चालू नहीं हुआ, आपका सेवा कुंज चालू नहीं हुआ अभी तक, और जो भी है जो आपका राधा स्वामी संसंग चालू हुआ है, परंतु वहाँ पे पेशेंट परेशान हो रहे हैं। जो हेल्पलाइन आपने चालू करी है वो लगातार बिजी आ रही है, एक भी फ़ोन नहीं लग रहा है, सवेरे से लगातार मरीज परेशान हो रहे हैं, वहाँ पर कोई देखने वाला। तो आप एक बार इंदौर आइए, इंदौर आके व्यवस्था संभालिए, क्योंकि इंदौर में ऑक्सीजन की दिक्कत है। पेशेंट लोग बाहर देखिए पूरे रोड पर घूम रहे हैं, अंदर वेटिंग चल रही है, कोई देखने को तैयार नहीं, कोई अधिकारी नहीं है। मुझे प्रभारी महोदय ने बोला कि एक इंचार्ज बैठा है यहाँ पे, ना नहीं है SDM है, ना कोई अधिकारी है, कोई भी नहीं है। इस सुपर हॉस्पिटल के बाहर है जो सरकार का खुद का अपना अस्पताल है, मतलब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है।
मैं आदरणीय मुख्यमंत्री निवेदन करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी आप यहाँ व्यवस्था कराएं। और लगातार यहाँ एक भी अफसर नहीं है, जवाबदार अफसर नहीं है, सिर्फ डॉक्टर के अलावा कोई नहीं बचा है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? कालाबाजारी क्या, इंदौर में इंजेक्शन ही नहीं आ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं आ रही है। कालाबाजारी तो वो लोग कर रहे हैं जो अधिकारी के द्वारा अस्पतालों में इंजेक्शन भेज रहे हैं, वो बाहर बिक रहे हैं। तो बंधु अस्पतालों वाले बोल रहे हैं आप बाहर से लाइए और लगवाइए, और लगातार 25-30 हज़ार लोग खरीद के लगवा रहे हैं अपने परिवार के लोगों को। तो फिर वही परेशान हो रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं। ना इंजेक्शन आ रहा है, कल आपने बोला कि इंदौर में इंजेक्शन आ रहा है, बंधु इंदौर में एक भी अस्पताल का इंजेक्शन नहीं पहुँचे। जहाँ भी पहुँचे तो वहाँ व्यवस्था नहीं हो रही है, कुछ अस्पतालों में इंदौर में पहुँच रहे हैं बस, बाकी जगह व्यवस्था नहीं हो रही है। हम लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु हमारी कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि हम कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं। परंतु अभी लड़ाई ना कांग्रेस की ना बीजेपी की है, हम सब मिलकर आम जनता की जान बचानी है। इसके लिए लगातार यहाँ देखिए, मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, मैं खुद देखने आया हूँ और कोई करने को तैयार नहीं है। Audio Jungle. ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते देश में अप्रत्याशित स्थितियों के बीच आज यानी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया। पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि 1 साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब पंचायत प्रतिनिधियों ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने चुनौती गांव तक इस संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है। जो भी गाइडलाइन समय समय पर जारी होती है, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। इस बार हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच भी है, इसलिए हमें सभी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगे। दरअसल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। और इसके महत्व को देखते हुए पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 2004 में केंद्र में पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। जबकि राज्यों में अगर हम देखें तो आजादी के समय से कहीं ना कहीं पंचायती राज विभाग हर राज्य में काम कर रहा है। आज के समय में खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं की बढ़ती भूमिका पर आज हम बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं भोपाल एम्स के निरीक्षक प्रोफेसर सरमन सिंह, साथ ही मेरे साथ हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नुपुर तिवारी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर नुपुर तिवारी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि भारत जिसे गाँव का देश माना जाता है, हमारे देश की 65% से ज्यादा आबादी आज भी गांव में रहती है।
और अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2.63 लाख ग्राम पंचायतों की संख्या है देश में। क्यों भारत जैसे विशाल देश में पंचायती राज का महत्व ज्यादा हो जाता है, और खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अगर हम बात करें तो उसका महत्व क्यों ज्यादा है? पिछले साल पंचायती राज दिवस आज ही के दिन मुझे आप सब पूरी भारतवर्ष ने देखा था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तकरीबन हजार सरपंच को संबोधित किया था वीसी के माध्यम से, और उन्हें शुक्रिया भी किया था कि इनका इतना वाइटल रोल है अभी के समय में, इस क्राइसिस में, इस पैंडेमिक में। और ये बहुत ही एक जिसे कहें कि एक सेना ही तैयार हो गई है इस ग्रास रूट्स लेवल पर पैंडेमिक या फिर क्राइसिस पीरियड में से लड़ने के लिए। आप देखें तो इनकी संख्या अभी जैसे आपने बताया कि 2,50,00,000 के तकरीबन पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसमें 31 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें 14 लाख महिलाएं हैं। तो ये इतना बड़ा समूह जो है ये बिल्कुल ही ग्रास रूट्स लेवल के कनेक्टेड है। इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें ग्राम सभा या फिर पंचायती राज सिस्टम का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। कारण ये है कि ये जो इतनी बड़ी सेना है ये पल्स जो है गांव के पल्स को जानती है, मतलब ये काफी डीपली कनेक्टेड है ग्रास रूट लेवल पर और उसी गांव को बिलोंग करते हैं। तीसरी चीज जो आती है लेजिटिमेसी आती है, क्योंकि इनको इलेक्ट करके लाया गया है, इनको चुना गया है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है अपने ग्राम सभा में अपने ग्राम के लोगों से। तो एक नेचुरल सिनर्जी डेवलप हो जाता है कि हमें अपने जनता को सर्व करना है, जो कि ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शंस काफी दूर रहते हैं और जनता इनके पास तक नहीं जा सकती है। इसीलिए ये कारण है कि इनका अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है कि ये काफी हद तक जुड़े हुए हैं और इनकी नंबर काफी ज्यादा बड़े तादाद में है। और ये सारी जो कनेक्शंस हैं ये हमारे सामने आई जब आगे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये पंचायती राज सिस्टम सबसे ज्यादा केरला ओडिशा में साक्षर हुआ और इसमें बहुत ही बड़ा योगदान दिया पैंडेमिक को कंट्रोल करने में। बिल्कुल। प्रोफेसर समन, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आज और उसमें जो पंचायती राज की भूमिका है उसकी हम बात कर रहे हैं, और इस समय क्योंकि पूरा देश कोरोना महामारी से निपट रहा है, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती आज जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है वो है कि संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। अब क्या हम माने कि इसमें हर एक व्यक्ति की अहम भूमिका होगी ताकि ये संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए और इस पर हम काबू पा सकें? ऐसे में आपको क्या लगता है पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो किस तरह की भूमिका निभा सकती हैं? देखिए, पंचायती राज का मैं आऊंगा बिकॉज पंचायती राज बेसिकली महात्मा गांधी का जो एक सपना था स्वराज जिसको कहते हैं, स्वराज मीन्स अपना राज। तो हर इंसान को पहले उस तरह से होता था जैसे कि आप लोग सभी ने बताया कि एक डेमोक्रेटिक तरीका सही यही था कि जो कैसे आप राज करना चाहते हैं, अपने किस तरह से सुविधाएं हैं, किस तरह से, बिकॉज कई बार बहुत सारी चीजें जो एनसीआर में होगी गांव के से फॉर एग्जांपल नोएडा के गांव में जो चीज होगी वो ट्राइबल एरिया उड़ीसा में नहीं होगी, तो उनके चाल चलन, खाना पीना और कुछ तरह से उनके जो अपने संस्कार होंगे उस हिसाब से कैसे कर सकें। हमारे संविधान ने यह भी बताया, स्वराज जब से बात हुई फिर हमारे प्रधानमंत्री थे पहले, उन्होंने फिर इसको महत्व दिया, फिर राजीव गांधी ने इसको आगे लेके गए, फिर मनमोहन सिंह जी ने 2010 में इसको एक नाम दिया अलग से जिस मनाते हैं आज, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इसको शक्ति दी कि नॉट ओनली दैट कि हम जो अपने जिस तरह से कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, अपने हिसाब से अपना राज्य चलाएं, बट हम ये भी देखें कि हमारे जो संविधान के अनुसार सब रिजर्वेशन भी दिया उसने कि जिससे ये ना हो कि एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंशियल आदमी ही इस पर अपने हिसाब से गांव को चलाएं। तो गांव में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ग्राम पंचायत और स्वराज जब आया तो इसमें 3-4 बिंदु हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि कोरोना की मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो इनको दिया गया कि अपने स्वतः कैसे चलाना है अपने ग्राम पंचायत को, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है औरतों का जिसको कहते हैं शिशु रोग और औरतों की जो प्रसूति जो डिलीवरीज वगैरह होती हैं, स्वच्छता जिसमें मोदी जी का जिस तरह से आया 2014 के बाद तो स्वच्छता अभियान बहुत ज्यादा इसमें जो हमारे ग्राम पंचायत जितने भी हुए उन्होंने बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के रोल अदा किया। और इसी के दरमियान जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं,
बच्चों की बात करते हैं, पालन पोषण की बात करते हैं, तो जितने भी PSCs हैं या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिनको हम कहते हैं, वो बखूबी उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उस तरह से क्या जो नीड है वहाँ कर की, मान लो कहीं फाइलेरिया हो रहा है कि कहीं पर दूसरी डिजीज हो रही है, तो वो अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं और स्वच्छता इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और जैसा कि आपने कहा कि आज की हम बात करें, ऐसा सच ये तो जनरल बात होगी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी हम डराना नहीं चाहते, बट वास्तविकता है कि कोरोना गांव तक जाएगा और पहुंच चुका है और ज़्यादा इससे बढ़ने की हमको डर है। तो इसलिए ग्राम पंचायत जितनी है उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है और वहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने खुद आगे आकर के सबको संबोधित भी करते हैं बार-बार, पिछली साल हो या उससे पिछली साल हो, और इस साल भी उन्होंने कहा। तो इस साल और पिछली साल 2 साल डिफरेंट हो जाती है कि वहाँ कोरोना हमको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बीमारी दिखती है और उस तरह से गाँव के लोग किस तरह से अपने प्रधान की बात मानकर या पंचायत राज में जितने अधिकारी होते हैं उनकी पंचों की बात मान करके किस तरह से स्वच्छता अभियान रख सकते हैं, गांव में किस तरह से इससे रोकथाम कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि जितने भी ग्राम पंचायत के या जितने भी धार्मिक हमारे लीडर हैं उनकी बात लोकल लोग, गांव के लोग ज्यादा मानते हैं। तो इस माध्यम के थ्रू में अपने जितने भी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनको मैं चाहूंगा कि वो अपने गाँव में ये प्रमोट करें कि वैक्सीन बहुत जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लोग आकर के लगवाएं, बिकॉज वैक्सीन का डेफिनेट एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें मृत्यु या सीरियस डिजीज नहीं हो रही है, देखने को मिला है। तो इसलिए सारे जितने भी प्रतिनिधि हैं वो आगे आएं और अपनी पंचायत में, अपने कंट्रोल में, अपने जो जितना एरिया है उसमें सब लोगों को, जो हम देख रहे हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, उसको किस तरह से मोटिवेट करें उन लोगों को। देखिए आप आइए और वैक्सीन लगवाइए, तो ये बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं सारी ग्राम पंचायत, बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं जितनी वैक्सीन लगनी चाहिए थी उतनी नहीं लग पा रही है। जी, जैसा भी प्रोफेसर समन ने हमें बताया डॉक्टर नुपुर की बहुत बड़ा रोल हो जाएगा सभी ग्राम पंचायतों का, और क्योंकि हमको ये बेसिक अंतर पता है कि जो शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जो गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें काफी अंतर है। ऐसे में लोगों का जागरूक होना, उन्हें सही जानकारी होना और खासकर इस संक्रमण के दौर पर जो उनकी अपनी जिम्मेदारी है उसे समझना, ऐसे में आपको क्या लगता है जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो अपने रोल के मुताबिक उनके अधिकार कितने हैं, और दूसरा अगर हम समझे गांव के लोगों की मानसिकता को, तो कितना वो इन संस्थाओं पर भरोसा करते हैं और इन्हें सुनकर पालन करते हैं? देखिए, अभी के समय में 2-3 काफी अच्छे आप उसे कह सकते हैं इनिशिएटिव्स हुए हैं। जैसे उड़ीसा में देखा गया है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को एक मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरह काम करने की सुविधा दे दी गई है, जिसमें उन्हें इतनी पावर दी गई है कि वो सिर्फ अवेयरनेस कैंप ही नहीं डाल रहे हैं, बल्कि वो ये भी डाल रहे हैं कि लॉकडाउन ढंग से बिल्कुल ही किया जाए। कोई बाहर का इंसान अगर उनके गांव में आता है तो जहां पर बस स्टैंड है या फिर रेलवे स्टेशन है वहां तक उन्हें बस मुहैया कराया गया है ताकि उसे वो लेकर के सीधे क्वारंटाइन सेंटर्स में लेके जाएं और वो फर्दर गांव में ना फैले। उसके बाद बहुत सारी कमिटीज बनाई गई हैं ग्राम सभा के लेवल पर। ये कमिटीज जो होती हैं ये अवेयरनेस कैंप्स डाल रही हैं, इनके साथ ANM वर्कर्स काम कर रहे हैं, आशा वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये सिर्फ जो इनकी नंबर है 31 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यही नंबर नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं केरला की कुडुमश्री की एग्जांपल अगर हम देते हैं, उसमें 50,000 वॉलंटियर्स ने इसमें काम करना शुरू कर दिया है ये अवेयरनेस कैंप डालने के लिए। उसके बाद जो नोडल ऑफिसर्स ये करते हैं, हर ग्राम सभा में एक नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया है जो ब्लॉक डेवलपमेंट और ग्राम पंचायत के बीच में एज अ मेडिएटर काम करता है। तो अगर कहीं पर भी, और हालत तो ये है कि केरला में जो ब्यूरोक्रेसी कभी भी शायद बात करती थी लोकल गवर्नेंस के साथ, लेकिन अभी तो उनकी बातचीत बहुत ही सीरियस और नोट पर बातें हो रही हैं। कोई भी समस्या आए तो सीधे वो सरपंच से बात करते हैं और ये जानकारी कि किस गांव में कितने संक्रमित हैं, किस घर में हैं और इन्हें कैसे रोका चाहिए, इस सारी चीज़ों की परामर्श
इन ग्राम सभा पंचायतों के साथ हो रही है, और इनके टीम जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, तो ये पूरी सैनिटेशन के साथ और ये कंटेनमेंट जोन उन्होंने बनाई हैं, और अभी के समय में तो बेड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कितनी सारी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज भी गांव तक प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये लोकल गवर्नेंस पर अभी पर डिपेंड कर चुका है, क्योंकि इनकी जो प्रॉक्सिमिटी है ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, जो आम जनता जो रह रही है गांव में, उसकी उतनी प्रॉक्सिमिटी एक ब्यूरोक्रेसी की नहीं रह रही है। इसीलिए अभी के समय में बहुत ही अच्छा काम ये लोकल गवर्नेंस पंचायती राज सिस्टम कर रही है, और इन्हें काफी पावर ही दी गई है। सिर्फ पावर ही नहीं दी गई, फंड्स भी दी गई है। 14th फाइनेंस कमीशन की जो फंड काफी बड़े करोड़ में दी गई थी, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें एम्पावर किया गया है कि इस पेंडेमिक में कुछ हद तक उस फंड को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पेंडेमिक कंट्रोलिंग के लिए भी ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को अलग से फंड मुहैया कराया गया है। बिल्कुल। और प्रोफेसर समन, क्या इसको ऐसे समझिए कि जहां प्रबंधन सही है, जहां सुविधाएं पहुंच रही है, जहां बिल्कुल मैं कहूं कि आखिरी व्यक्ति तक जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके जरिए कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, वहां क्या आप लोग देख रहे हैं कि वहां जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट रहा है, या संक्रमण के मामले उस तरह से नहीं सामने आ रहे हैं? जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक्चुअली आपने बात कही, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली थोड़ा सा मैं इसको टफ है, इसका आंसर इतना इजी नहीं है, बिकॉज मैं दो पर्सपेक्टिव से इसका आंसर दूंगा। कि जैसा कि डॉक्टर तिवारी ने बताया कि बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं, पैसा भी काफी दे दिया गया है, हम जानते हैं बहुत सारी सुविधाएं, ग्राम सभा को काफी अधिकार दिए गए हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है, जो कटु सत्य है ऑफ कोर्स, कि इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत आ गया, गांव में काफी भ्रष्टाचार आ गया, और बहुत सारे, जैसा कि आपने कहा कि डिपेंड करता है ग्राम सभा किस तरह की और कितना डेडिकेटेड। जैसे डॉक्टर तिवारी ने भी बार बार केरला का एग्जाम्पल दिया, सभी जगह केरला नहीं है। इंडिया में अभी भी बहुत सारी ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां किसी को पता नहीं चलता, बिकॉज अभी तक ग्राम पंचायत के पंच जो होते हैं उनको तक पता नहीं होता कि कितना पैसा गवर्नमेंट से आया है और कितना उस ग्राम पंचायत के पास पैसा है। प्रधान को पता होता है, प्रधान किसी को बताता तक नहीं है। तो दुर्भाग्य से ये जो करप्शन भी बहुत ज्यादा है, और यही बार बार बात आती है। आज की डेट में ये बहुत पर्टिनेंट हो जाता है कि बहुत सारे काम करा सकते हैं, जैसे लोकल लेवल पे वो मास्क जो लोगों से अपने ही ग्राम सभा में बनवा सकते हैं, खरीदवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी ग्राम सभाएं में एग्जाम्पल अभी नहीं दे पाऊंगा, बट मुझे पता है कि बहुत सारी ग्राम सभाएं जिन्होंने अपने सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए उन्होंने अपने मास्क भी बनवाए, अपने जो गाउन्स भी बनवाए, और उन्होंने उन्हीं को यूज कर रहे हैं वो, और उससे उनका प्रोटेक्शन भी हो रहा है पिछली बार का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जिस तरह से वायरस फैला, तो इस बार इतनी चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं, और ये गांव तक वायरस जल्दी पहुंच गया। और इसलिए बहुत सारे कारण हैं इसके, कि बहुत सारे हमारे जो वर्कर्स थे, जिसको माइग्रेटरी वर्कर कहते हैं, वो इधर से उधर आए। जो बच्चे जो शहरों में काम करते थे, नौकरी करते थे या पढ़ाई करते थे, वो अपने गांव में लेके चले गए। तो इस समय ग्राम सभाओं का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और इस समय मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली वो आगे बढ़कर आए और ग्राम सभाएं अपना रोल अदा करें और इसको कंटेन कर सकती हैं, क्योंकि उनके लिए कंटेनमेंट बहुत ईजी है। हर एक गांव को अपना एक अलग एरिया है, तो हर एक गांव को वो कंटेन कर सकते हैं। बड़े सिटी में ये कंटेनमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। गांव में हर गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है, तो बहुत सारी चीजें, अपनी सब्जी है, उनकी खाना है, सारी चीजें कर सकते हैं। तो गांव में इसको कंट्रोल करना, अभी भी मेरा मानना ये है कि कंपैरेटिवली शहरों के कंपैरिजन में वो अभी भी कंटेन कर सकते हैं, और कंटेन करना चाहिए। बिकॉज अगर कंटेन नहीं किया ग्राम सभाओं में, तो ये बहुत बीभत्स हो सकता है इसकी एपिडेमिक। बिल्कुल, यानी और ज्यादा भयावह स्थिति ना हो। इसमें जाहिर तौर पर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। मैं थोड़ा सा और समझना चाहूंगी डॉक्टर नुपुर तिवारी आपसे कि अभी बड़े चैलेंजेस आप क्या देख रही हैं, खासकर इस कोरोना के समय में बड़े चैलेंजेस क्या हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जो ग्राम पंचायतों तक सुविधाएं हैं, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाए। और क्योंकि हमने देखा बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने खुद फैसला लिया कि उन्हें जनता कर्फ्यू लगाना है। इस टाइम पे हमने देखा कि इस तरह के फैसले भी लिए गए। कई स्वयं सहायता समूह हैं, जैसे आपने वॉलंटियर्स की बात की, वो भी आ गया है। यानी प्रयास अपने स्तर पर काफी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आप चैलेंजेस क्या देख रही हैं?
देखिए, अभी के समय में कुछ एक चीज़ें जो चैलेंजिंग तो पैंडेमिक इटसेल्फ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं 2-4 ही आपको इसमें एग्ज़ाम्पल दूँगी जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्ज़ाम्पल्स आप कह सकते हैं। जैसे कैश ट्रांसफ़र, जितने भी सोशल इकोनॉमिक सपोर्ट उन्हें चाहिए थी, काफ़ी डेस्टिट्यूट हैं या फिर एग्रीकल्चर काफ़ी सफ़र कर रहा है या उनके पास खाने का नहीं है। तो इसमें कुछ सरकार ने ऐसी डिसीजन ली कि हम बैंक में ट्रांसफ़र कैश नहीं करेंगे, ताकि इन्हें सीधे कैश ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि ये बैंक में जाएंगे तो और ये फैलेगी या फिर इन्हें बहुत तरह की उसमें दिक्कत आ रही थी। तो ये हाउसेस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सबकी रजिस्ट्री नहीं अभी हुई है, रजिस्टर्ड नहीं है सोशल वेलफेयर स्कीम्स के, ये सब आइडेंटिफिकेशन है बहुत ही माइन्यूट लेवल पर, माइक्रो लेवल पर बहुत ही दिक्कतें इसमें आ रही हैं। और जो हर घर में सोशल इकोनॉमिक सपोर्ट जो देना है, इनको ट्रांसफ़र करना है, कैश ट्रांसफ़र करना है, एक ये मसला काफ़ी आया है। और चूँकि ये फाइनेंस इन्वॉल्व है, इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं कि कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरी चीज़ है कि चूँकि पंचायती राज सिस्टम काफ़ी लोकल लेवल पर बिल्कुल ही लोकल लेवल पर काम करती है, और ये सब एक दूसरे परिवार के ही लोग होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है। तो बहुत सख्ती से इसकी कार्रवाई करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इनकी बात नहीं मानते हैं। ऐसे कितनी सारी केसेस आई हैं जिसमें इन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा, जब ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं मान रहे थे या फिर जो क्वारंटाइन जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको नहीं मान रहे थे। इस तरह की बहुत सारी केसेस आई जिसमें पुलिस की इंटरवेंशन भी करनी पड़ी या हायर लेवल की इंटरवेंशन करनी पड़ी। ये नेचुरली नहीं है कि लोकल गवर्नेंस सरपंच की बात मान लें और वो स्ट्रिक्टली कर लें जैसे शहरों में होता है, क्योंकि वहाँ की गांव की डायनामिक्स बहुत ही अलग है। तीसरी चीज़ है, जैसे महिला संगठन ने बहुत ही बड़ा इसमें काम किया है। ये कुक्ड मील, कम्युनिटी मील भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ खाने की दिक्कतें आ रही, जैसे शहर में इस तरह की बहुत कम सुविधाएं हो पा रही हैं, गांव में इस तरह की सुविधाएं हैं। आंगनवाड़ी सेविका हैं जो पूरी तरह से इनका संचालन कर रही हैं, मास्क भी जो बना रही हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर बना रही हैं, लेकिन इनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो और सही में जो इसमें इसकी ज़रूरतमंद लोगों के पास ये पहुँचे, ना कि ऊपर ही चला जाए। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग की ज़रूरत आ रही है और आ सकती है, ताकि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उन तक ही ये सारी चीज़ें पहुँचे। प्रोविजंस तो बहुत है, क्योंकि इतनी सारी कमिटीज़ ग्राम सभा ने बना ली हैं कि देखकर लगता है कि चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन उतनी आसान अभी नहीं है और काफ़ी इसमें हर लेवल पर स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ताकि अच्छे से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। बिल्कुल, और इसके लिए कुछ सुझाव आप भी प्रोफेसर समन देंगे, क्योंकि जब हम पंच की बात कर रहे हैं, सरपंच, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, पंचायत सचिव हैं या रोजगार सहायक हैं, मिलकर एक तरह से काम कर रहे हैं, और इस समय जिस तरह के हैंड होल्डिंग की बात अभी हमें डॉक्टर नुपुर ने भी बताई, कहीं ना कहीं उनका मोराल बनाकर रखना और इस स्थिति में उन्हें मैं एक तरह से कहूँ पूरी हिम्मत के साथ खड़ा रखना, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है हम जानते हैं 18 साल से अधिक आयु के सभी लोग एक तारीख से टीका लगवा सकेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा कारगर हथियार होगा कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है, क्या और ज्यादा जरूरत हमें करने की और इसके लिए और क्या किया जा सकता है, क्या प्रयास हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि आज कल रात को प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन के लिए ये सोच के कि नेचुरली गांव में जैसे बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं जो गांव के हैं लेकिन वो शहरों में काम करते हैं और उनको अब रोजी रोटी की प्रॉब्लम होगी, तो अभी 2 महीने के लिए उन्होंने जो राशन की जो बात की है, प्रधानमंत्री से लेकर हर इंसान चाहता है कि जिनके लिए जो चीज बनाई गई है वहां तक पहुंचे, लेकिन कई बार दुर्भाग्य से इस तरह की चीजें हो नहीं पाती हैं, स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाता। अब किस तरह से पहुंचेगा राशन, कैसे पहुंचेगा, जो बेनिफिशियरी नहीं है, जैसे बहुत सारों के आधार नहीं है या बहुत सारे कार्ड्स नहीं है, तो उनके बहुत सारे, तो वहां पर रोल प्रधान का, ग्राम सभा का बहुत हो जाता है, बिकॉज वहां पर उनको अधिकार दिए गए किसी को आइडेंटिफाई करें कि ये इस गांव का रहने वाला है तो उनको मान लिया जाएगा। लेकिन कई बार इसमें कास्ट, सोशल जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बड़ा रोल करती है। कई बार देखा गया कि कोई पर्टिकुलर सोशल इम्बैलेंस हो जाता है, तो किसी सोशल जो स्ट्रक्चर के जो होते हैं उनको कुछ प्रेफरेंस मिल जाती है, दूसरी कास्ट के लोग होते हैं उनको नहीं मिलती है। प्रधान किस कास्ट का है, ग्राम सभा में जो मेंबर्स किस कास्ट के हैं, लेडी है ग्राम पंचायत की प्रधान के मेल है और वो कितना हैसियत वाला है,
गरीब है कि उसकी पहले से बैकग्राउंड कितनी है। तो बहुत सारे ये कागज पे जितना आसान लगता है और हमको जितना लगता है उतना, दुर्भाग्य से मैं गांव का रहने वाला हूं, तो इतना आसान है नहीं जितना हम सोचते हैं। सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं, बहुत सारे उनको अधिकार दे दिए गए हैं, बहुत सारी फाइनेंसेस भी दे दी गई हैं, लेकिन अभी जितना सरकारों का जितना सोच है वो सरकारें करने में, इसीलिए बिकॉज जो लोकल जो कैलकुलेशंस होते हैं या जो उनके समीकरण होते हैं वो कई बार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से देखें तो चैलेंजेस कहीं ना कहीं हर फील्ड में ही है। डॉक्टर नुपुर, आपने केरला का जो उदाहरण हमें दिया, आगे की दिशा की अगर मैं बात करूं तो क्या इन तमाम चुनौतियों के बीच भी एक अच्छा संकेत हमें देता, एक तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि जब पहली लहर थी कोरोना की तब किस तरह से हमने देखा एक एक व्यक्ति का अपना योगदान जिस तरह से रहा है, तो आगे की दिशा के इन चुनौतियों के बीच भी हम कहीं एक अच्छी नजर आ रही है? जी जरूर। अभी जैसे मैंने जो बातें कही वो पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही हम कह रहे हैं कि ये समस्याएं आई और ये समस्याओं के साथ ग्राम पंचायत फिर भी काफ़ी हद तक सक्षम रहा और सक्सेस रेट्स भी इनकी काफ़ी रही। तो अगर केरला और उड़ीसा ने एग्जाम्पल सेट किया है तो राजस्थान ने भी किया है, तो दूसरे राज्य भी इनसे एक केस स्टडी की तरह लेकर के बहुत सारी जो चुनौतियां आ रही हैं उससे आगे निकल सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। एक बेगा ट्राइब्स होते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स, पर्टिकुलरली वरना ट्राइबल ट्राइब्स। ये ट्राइबल्स बहुत ही ज़्यादा इसको पेंडेमिक के समय में इन लोगों ने किया, क्योंकि ये रिमोट है, वल्नरेबल हैं, इनके पास इन्हें कोई जानकारी ही नहीं, इनके अवेयरनेस तो बहुत दूर की बात है। उस समय में जो 5th शेड्यूल एरियाज में पैसा सिस्टम है उसके थ्रू ग्राम सभा ने इन्हें ना ही फूड सिक्योरिटी दी, इसके अलावा मेडिकल सपोर्ट्स भी दिए और कितने जो इंस्टॉल करवाई ताकि इन्हें फुल इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि इनकी तो बहुत ही हालत खराब थी। और 10 मिलियन ट्राइब्स जो हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में डिपेंड करते हैं, जो कि सब सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। तो इतने रिमोट एरियाज में भी जाकर के ग्राम सभा ने अपना कुछ हद तक काम किया और काफ़ी ही सपोर्ट, स्पेशली जो दवाएं पहुंचाना या फिर इनको बताना कि अभी कैसे क्या करना है, कैसे मास्क पहनना है। तो ये सब छोटी छोटी केस स्टडीज एग्जाम्पल बन सकती हैं। और ये सेकेंड फेज जो है, सेकेंड वेव है, इसमें इनसे शिक्षा लेकर के, इनसे एग्जाम्पल्स लेकर के मुझे लगता है कि पंचायत 3 चीज़ों में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एक तो इनकी जो अवेयरनेस जगाने में, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी ये कर सकता है, मैनेजिंग जो सिचुएशन है, टास्क है, उसको मैनेज करना, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनको कंटेनमेंट जोन बना करके सबसे क्लोज नेट जनता, लोकल लोगों के साथ काम करने में। बिल्कुल। और चलते चलते प्रोफेसर समन, एक पॉजिटिव मैसेज आपको हमारी पंचायती राज संस्थाएं और एक तरह से हम कहें तो जो कोरोना संक्रमण है, इस चुनौती के बीच आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज आखिर में देना चाहेंगे? देखिए, सबसे मेरा यही है, ग्राम सभाओं को जितना उनके पास अधिकार है और जो जिनसे एक्सपेक्ट करती है सरकार, सबसे पहले सबको मोटिवेट करें वैक्सीनेशन के लिए। आई थिंक उससे ग्राम सभा बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। अगर वैक्सीनेशन अपने गांव में सभी करा लेते हैं तो आप समझिए कि 70% जनता को वो सुरक्षित कर लेंगे। और मास्क पहनने के लिए सबको प्रेरित करें। 2 चीजें अगर कर लेंगे तो उस गांव में, उस ग्राम सभा में डेफिनेटली कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल कर देंगे। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यही पूरा हो रहा है। प्रोफेसर समन आपका और डॉक्टर नुपुर, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देश देशांतर में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर स्तर पर प्रभावी नीति और उसका प्रभावी क्रियान्वयन ये एक तरह से सबसे जरूरी शर्त है। और कोविड-19 महामारी के दौरान पंचायतों के प्रतिनिधियों ने हर तरह से प्रशासन के साथ जुड़कर अपनी भूमिका के महत्व को कहीं ना कहीं हमें दर्शाया है। चाहे वो छोटे स्तर पर मास्क की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, इनके वितरण की बात हो, या फिर जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था ही क्यों ना हो। पंचायती राज संस्थाओं को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो ये अपनी जो बढ़ी हुई क्षमता है उससे और गांव के स्तर तक, हर व्यक्ति तक और बेहतर सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं और चुनौती से लड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।
Audio Jungle. महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।